हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेज के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम देख लेते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाउ इज़ आवर एटमॉस्फेयर डिफरेंट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑन वीनस एंड मार्स। तो वीनस और मार्स पे जैसा एटमॉस्फेयर है उससे हमारा यानी कि अर्थ का एटमॉस्फेयर किस तरीके से अलग है। तो देखो, Earth's atmosphere is composed of various gases like oxygen, carbon dioxide, nitrogen, water vapor along with various gases in small quantities। तो हमारा जो अर्थ है, अर्थ पर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर वेपर, आर्गन, नियॉन है ना, बहुत सारी गैसेस हैं। और मतलब ज़्यादातर तो लगभग ऑलमोस्ट 80% तो क्या है, 80% लगभग नाइट्रोजन है और बाकी जो है लगभग 79% समथिंग नाइट्रोजन है, 21% के आसपास जो है वो ऑक्सीजन है, 20.9 समथिंग, और बहुत ही छोटी क्वांटिटी में बाकी सारी गैसेस हैं। बट जो वीनस और मार्स का है उसमें क्या है, हेंस मेकिंग इट बैलेंस कंपोजिशन, मतलब अर्थ पे बैलेंस कंपोजिशन है, विच इज़ मोर लिवेबल देन अदर प्लैनेट। मतलब अर्थ पर जिया मतलब ज़िंदगी आराम से पॉसिबल है। प्लैनेट्स लाइक वीनस एंड मार्स हैव मोर देन 95% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, मेकिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इम्पॉसिबल। तो ह्यूमंस को तो ऑक्सीजन चाहिए ज़्यादा, है ना, जीने के लिए, सांस लेने के लिए, और वीनस में और मार्स में तो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए वहाँ पे रहना इंसानों के लिए बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट है, हाउ डज द एटमॉस्फेयर एक्ट एज अ ब्लैंकेट। तो एटमॉस्फेयर जो है एक ब्लैंकेट की तरह किस तरीके से एक्ट करता है। तो देखो इसका आंसर है, इट मेंटेन्स, यानी कि एटमॉस्फेयर मेंटेन्स द कंसिस्टेंसी इन टेम्परेचर थ्रू आउट द डे, मेकिंग इट कंफर्टेबल प्लेस टू स्टे। मतलब टेम्परेचर जो है ठीक ठाक रहता है, इतना ज़्यादा या इतना कम टेम्परेचर नहीं होता हमारे एटमॉस्फेयर का कि हम लोग ना रह पाएँ। Ozone in the atmosphere is responsible for maintaining the temperature without letting the harm UV radiation affect us। ठीक है, तो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ओजोन लेयर जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अर्थ पे नहीं आने देती। और अगर अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन अर्थ पे बहुत ज़्यादा आने लगेंगी तो उसकी वजह से स्किन कैंसर और बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो हमें वो यूवी रेस से बचाती है। ओजोन, हमारी अर्थ का टेम्परेचर सही रहता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आसानी से रह पा रहे हैं। नेक्स्ट है, व्हाट कॉजेज विंड्स। जो ये हवा चलती है ये कैसे चलती है। तो देखो, द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ द मेन कॉज फॉर द विंड्स। तो हमारी जो अर्थ पे जो अनइवन सी हीटिंग हो रही है, मतलब कहीं पर गर्म हीट ज़्यादा हो जाती है तो कहीं पर क्या होता है, कम हीट होती है। तो गर्म जगह से ठंडी जगह की तरफ, या फिर ऐसा होता है, देखो ये हॉट एयर है, ठीक है, हॉट एयर, और ये क्या है, ये वार्म एयर है। तो जो ठंडी हवा होती है वो क्या हो जाती है, भारी हो जाती है, और क्या हो जाती है, वो दूसरी तरफ को फ्लो करने की कोशिश करती है। तो देखो, ऑन बीइंग हीटेड मोर एंड मोर एयर राइजेज अप। तो जो गर्म हवा होती है वो हो जाती है हल्की और वो ऊपर की तरफ उठने लगती है। तो जो वार्म एयर है वो ऊपर की तरफ जब उठती है तो ये जो खाली स्पेस बचता है ये कोल्ड एयर आकर के भरने की कोशिश करती है। तो वार्म एयर ऊपर उठती है और कोल्ड एयर वार्म एयर की जगह भर देती है। तो इस तरीके से क्या होता है, हवा एक जगह से दूसरी जगह तक बहती रहती है। तो देखो, ऑन बीइंग हीटेड मोर द एयर राइजेज अप एंड हेंस लो प्रेशर इज क्रिएटेड, हेंस द एयर इन हाई प्रेशर ऑक्यूपाई द लो प्रेशर रीजन कॉजिंग द विंड। तो क्या, देखो अब अच्छे से समझने की कोशिश करो। एक एरिया होगा हाई प्रेशर का, हाई प्रेशर का मतलब होता है कि टेम्परेचर बहुत कम होगा, यानी कि आप समझ लो कि ठंड होगी, यानी कि कोल्ड होगा, ठीक है। और एक होगा हॉट एरिया, गर्म एरिया, जहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर होगा। मतलब अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा, और टेम्परेचर कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो यहाँ पे हाई प्रेशर रीजन है, हाई प्रेशर है, और एक तरफ लो प्रेशर है। तो जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, लो प्रेशर जहाँ पे होता है वहाँ पे जो एयर होती है ना वो ऊपर की तरफ उठ जाती है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये ठंडी हवा है ये नीचे की तरफ धसी हुई थी, ये फटाफट फटाफट भागती है, और गर्म हवा जहाँ पर थी जो कि अब ऊपर उठ चुकी है, और यहाँ पे क्या हो चुका है, खाली एरिया हो चुका है। तो ये ठंडी हवा गर्म हवा को भरने की, गर्म हवा वाली जगह भरने की कोशिश करती है। समझ में आ रहा है कि जो ठंडी हवा थी ये गर्म इलाके में जाती है, और इस तरीके से हवा एक जगह से दूसरी जगह पर बहती है। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हेंस द एयर इन हाई प्रेशर ऑक्यूपाई द लो प्रेशर रीजन कॉजिंग द विंड। तो हाई प्रेशर से
लो प्रेशर की तरफ हवा बहती है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड, जो बादल होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वाटर फ्रॉम द सोर्सेज लाइक वेल, lake, pond, river and various other sources get evaporated and this water vapor rises with the hot air। तो क्या होता है, दिन के समय जब सूरज होता है तो जिस भी जगह पर पानी होता है वो इवेपोरेट होता है, यानी कि भाप बन के उड़ रहा होता है। एट अ पर्टिकुलर हाइट द एयर कूल्स, वो ऊपर जाता है ऊपर जाता है उठता जाता है, फिर एक एरिया एटमॉस्फेयर में ऐसे आता है कि ये ठंडा हो जाता है, और फिर ठंडा हो जाता है तो क्या होता है, वो कंडेंस हो जाता है। मतलब पहले वो भाप बन के उड़ रहा था, फिर वो ठंडा होकर के क्या बन जाता है, भाप जो बनी थी वो फिर से पानी बनने लगता है। वे पानी की कई सारी बूंदें एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं और बादल बन जाते हैं, और फिर जब वो इतनी भारी हो जाती है कि ऊपर ना रह पाएँ तो वो नीचे बरस जाती हैं। फिर क्या होता है, एट अ पर्टिकुलर हाइट द एयर कूल्स एंड द वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म माइन्यूट ड्रॉपलेट्स टू फॉर्म क्लाउड। तो छोटी छोटी जो पानी की बूंदें होती हैं ना, माइन्यूट सी छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स, वो सारे ही मिल करके बादल बनाते हैं। और जब वो पानी की बूंदें भारी हो जाती हैं और ऊपर रह नहीं पाती तो नीचे क्या हो जाता है, नीचे बारिश हो जाती है। भारी कैसे होती हैं ये बारिश की बूंदें, क्योंकि नीचे से इवेपोरेशन हुए जा रहा होता है और ऊपर पानी जाए जा रहा होता है, और इसकी वजह से बहुत सारा पानी की बूंदें हो जाती हैं, फिर वो नीचे गिर जाती हैं भारी होने की वजह से। तो इस तरीके से बारिश होती है। और क्लाउड इस तरीके से बनते हैं कि वो जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स जब इकट्ठा हो जाते हैं तो हमारे क्लाउड्स बन जाते हैं। लिस्ट एनी 3 ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट यू थिंक वुड लीड टू एयर पोल्यूशन। 3 इंसानों की ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपको लगता है कि उससे एयर पोल्यूशन होगा। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक पेट्रोलियम, केरोसिन एंड कोल इन द एटमॉस्फेयर। तो केरोसिन, कोल वगैरह ये सब बर्न करने से क्या होता है, पोल्यूशन होता है। स्मोक रिलीज फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, स्मोक फ्रॉम व्हीकल, तो व्हीकल हो गया और इंडस्ट्रीज हो गई, इसमें से जो धुआं निकलता है उससे क्या होता है, उससे एयर पोल्यूशन होता है। वाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड वाटर, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको पानी की ज़रूरत क्यों होती है। ऑर्गेनिज्म नीड वाटर फॉर एवरी सेलुलर प्रोसेस। तो जितने भी सेल्यूलर प्रोसेस होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, वो काफ़ी सारे प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, यानी कि काफ़ी सारे काम कर रहे होते हैं, हर प्रोसेस के लिए पानी की ज़रूरत होती है। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं इनमें फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस हो रहा होता है, यानी कि जो अपना खाना बना रहे होते हैं उसके लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन बॉडी टेक्स प्लेस थ्रू वाटर बाय डिजॉल्विंग द कंटेंट्स इन एयर। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन द बॉडी, मतलब हमारी बॉडी में या फिर प्लांट की बॉडी में जो सब्सटेंसेज होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रहे होते हैं, पानी और ब्लड की हेल्प से जा रहे होते हैं, और हमारा जो खाना होता है वो भी पानी में डिसॉल्व होता है। रिक्वायर्ड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स थ्रू वाटर एंड इवन टू एलिमिनेट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी वाटर इज यूज। तो हमारी टेरेस्ट्रियल एनिमल, देखिए टेरेस्ट्रियल एनिमल यानी कि जो हम इंसान हैं, ज़मीन पे रहने वाले हैं हम लोग, हम ज़मीन पे रहते हैं, तो ज़मीन पे जो इंसान रहते हैं उनकी हमारी बॉडी में कहते हैं ना कि अगर आपको कोई बीमारी हो गई है तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, ताकि जो वेस्ट चीज़ है, जो चीज़ आपकी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वो टॉयलेट के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगी। तो वेस्ट इस तरीके से हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है पानी की हेल्प से। What is the major source of fresh water in the city, town, village where you live? तो जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर मेजर सोर्स ऑफ वाटर क्या है, तो बारिश का पानी होता है। एक तो अंडरग्राउंड वाटर है ना, जैसे कि कुएं से या फिर मोटर से निकालते हैं। सोर्सेज लाइक पॉन्ड, रिवर, लेक हो गया, और स्नोफॉल है ना, कई बार स्नोफॉल भी होती है कई जगह पर, तो ये सारे के सारे पानी के सोर्सेज हो सकते हैं। डू यू नो एनी एक्टिविटी विच मे बी पॉल्यूटिंग दिस वाटर सोर्स? आपको क्या लगता है कोई ऐसी एक्टिविटी है जो इस वाटर सोर्स को गंदा कर रही है? तो येस, डंपिंग वेस्ट इन द रिवर। हम कितनी सारी गंदगी कई बार फेंक देते हैं, इंडस्ट्रीज से बहुत ज़्यादा गंदगी फेंकी जाती है रिवर्स में, फैक्ट्री से बहुत ज़्यादा वेस्ट आता है, सीवेज यानी कि जो घर का हम लोगों का वेस्ट मटीरियल होता है वो भी नदियों में बहा दिया जाता है। व्हाट इज़ द डिफरेंट स्टेजेस इन विच वाटर इज़ फाउंड ड्यूरिंग द वाटर साइकिल? तो जो वाटर साइकिल है उसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं जिसमें हम लोग को पानी मिलता है? तो पहली, वाटर इज़ फाउंड इन ऑल 3 स्टेट्स लाइक सॉलिड, ठीक है, सॉलिड स्टेट यानी कि स्नो की फॉर्म में, लिक्विड स्टेट यानी कि वाटर, अंडरग्राउंड वाटर हो गया, रिवर वाटर, रेन वाटर हो गया, राइट है ना, और गैशियस स्टेट यानी कि भाप बन के जब पानी उड़ता है। तो इन 3 स्टेट्स में वाटर साइकिल में पानी हमें मिलता है, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों की तीनों स्टेट में हम लोग को पानी मिलता है। नेक्स्ट है, नेम टू बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स दैट कंटेन बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों होती है, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, और RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड, और अमीनो एसिड्स, इनमें क्या होते हैं, इनमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं।
नेक्स्ट है लिस्ट एनी 3 ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच वुड लीड टू एन इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द एयर। तो ऐसी कौन सी 3 ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है जिससे हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ब्रीदिंग प्रोसेस, हम लोग सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, पेट्रोल की बर्निंग करने से, कोयला जलाने से, है ना, और यूजिंग फ्रिज, एयर कंडीशनर एंड ओवन, इनमें से भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी रिलीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। तो gases like carbon dioxide and methane trap sun's radiation and do not allow it to go back and hence cause warming of the atmosphere resulting in the greenhouse effect। तो देखो क्या होता है, ग्रीन हाउस क्या होता है, जो ठंडे इलाके होते हैं ना वहाँ पे क्या बना दिया जाता है, एक शीशे का घर टाइप का बना दिया जाता है, क्योंकि शीशा क्या काम करता है, जो धूप आ रही होती है ना उसको अंदर अपने एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसमें क्या है, ज़्यादातर प्लांट्स वगैरह लगाए जाते हैं जो काफ़ी ठंडी जगह होती हैं जहाँ पर धूप बहुत कम निकलती है, तो वहाँ पर ग्रीन हाउसेस बनाए जाते हैं और उससे क्या होता है, वो किसको, गर्मी को ट्रैप करते हैं। बट अब हमारा पूरा प्लैनेट ही ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करने लगा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ती जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म करती है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो यही होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट की हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्योंकि बढ़ा दी है, कोयला जला करके इंडस्ट्रीज से, और ये जो हम लोग व्हीकल्स चलाते हैं इनसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा आ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट की हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो भाई गर्मी बढ़ रही है प्लैनेट पे, यही ग्रीन हाउस इफेक्ट है। वट आर द 2 फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन फाउंड इन द एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन किस किस फॉर्म में होती है, तो 2 फॉर्म्स होती है, तो डायटोमिक ऑक्सीजन यानी कि O2 और ट्राइएटोमिक ऑक्सीजन यानी कि O3, जिसको हम लोग ओजोन भी बोलते हैं। और ये हमारी ऑक्सीजन होती है, डायटोमिक ऑक्सीजन, एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑक्सीजन। अब ये हम लोगों ने देख लिए इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देख लेंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।